सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास में पाठ 7 जो हमने समझा, अध्ययन किया, अब उसके बाद हम समझते हैं पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर है आपके अभ्यास प्रश्न उनको। तो पहला प्रश्न आपका है कि यूनानी एवं रोमन संस्कृति के किन तत्वों को 14वीं और 15वीं शताब्दियों में पुनर्जीवित किया गया, यानी उनको फिर से आरंभ किया गया। तो उत्तर है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोम सभ्यता के साहित्य को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास है वो किया गया। किसको? साहित्य को फिर से पढ़ा गया, समझा गया, जिसमें नाम आता है दाते, पेट्रार्क, टॉमस मोर और इरेस्मस जैसे लेखकों ने। ठीक है, अपने लोगों को लेखों द्वारा मध्यकाल की संकीर्णता, अज्ञानता और अंधकार से मुक्ति दिलाने और उन्हें नया प्रकाश ग्रहण करने के लिए तैयार किया। तो हम देख सकते हैं इन विद्वानों का महान योगदान था इस सभ्यता और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में। साहित्य के क्षेत्र में ये लोग आगे आए। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि यूनानी और रोम सभ्यता की इस विचारधारा से प्रभावित होकर मनुष्य की सृष्टि की सबसे उत्तम कृति है पुनर्जागरण के जो है रचयिता कह सकते हैं या कलाकार लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो, राफेल आदि चित्रकारों ने मानव से संबंधित अनेक विषयों पर चित्र बनाए। तो इसमें नाम आता है लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो और राफेल। ठीक है, ब्रूनो लेसी भी है। तो अनेक चित्रकार थे उस समय जिन्होंने चित्र बनाए। यूनानी और रोमन दार्शनिकों की तर्क की प्रवृत्ति का लाभ उठाते हुए अनेक विद्वानों ने और वैज्ञानिकों ने, जैसे कि कोपरनिकस का नाम आता है, कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, न्यूटन, वेसेलियस आदि ने अपने नए नए आविष्कार करके लोगों को मध्यकाल के अंधकार से बाहर निकाला और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कोपरनिकस ने और गैलीलियो गैलीली और न्यूटन जैसे अनेक वैज्ञानिक आए जिन्होंने आविष्कार के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से चीज़ों को समझकर उनका अनुसंधान करके और सत्य के आधार पर उन्होंने ग्रहण करने की बात है वो कही है। और जो लोगों के अंदर जो इस दौरान जो भ्रम पड़ा था वो भ्रम है अब लोगों की मानसिकता से हटने लगा था। यूनानी और रोम सभ्यता के मानवतावादी तत्व पर पुनर्जागरण लेखकों द्वारा विशेष रूप से जोर डाला गया और मानव ही उनके लेखों का केंद्र बन गया। अब जो है मानववादी जो लेखक थे उन्होंने मानव और उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। आत्मा और परमात्मा के विषय पीछे रह गए, यानी इससे पूर्व जो है धर्म सबसे ज़्यादा आगे था। धर्म के क्षेत्र में लोगों को प्रेरित किया गया था पादरियों के द्वारा, या कह सकते हैं उस समय के धर्म गुरुओं के माध्यम से। लेकिन अब चूंकि मानवतावादी रवैया आ गया था, अब लोगों ने या जो लेखक वगैरह होते थे उन्होंने जो है मानव से संबंधित मानव सुख, मानक और भौतिकवादी प्रवृत्तियों के ऊपर जोर दिया और ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, ये सब चीज़ें विद्यमान थी, ये सारे तत्व विद्यमान थे, लेकिन फिर भी जो अंधविश्वास था इससे संबंधित बहुत अधिक जकड़न या बेड़ियाँ या रूढ़ियाँ जो लोगों के मन में बैठी हुई थी, अब उनके विचार हैं इनसे बदलने लगे थे, इनसे थोड़ा हटकर परिवर्तन होने लगा था। यूनानी और रोम सभ्यता के तर्क के सिद्धांत पर जोर दिया गया और कई अंधविश्वासों का पर्दाफाश किया गया। यानी पुरानी मान्यताएं जो मौजूद थी, लेकिन वो एक जकड़न के रूप में, एक बेड़ी के रूप में अगर कुछ ऐसे अंधविश्वास थे तो उनको इस दौरान, इस पुनर्जागरण काल के दौरान उन पुरानी चीज़ों को छोड़ा गया, पुराने अंधविश्वासों को छोड़ा गया। और सिर्फ छोड़ा ही नहीं गया बल्कि तर्क के आधार पर लोगों को बताया गया कि ये चीज़ें उचित है, ये अनुचित है। तो इस प्रकार लोगों के भ्रम का पर्दाफाश है वो किया गया। दूसरा प्रश्न आपका कि इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशेषताओं की तुलना कीजिए। दोनों को बताना है कि दोनों में क्या फ़र्क है। इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की तुलना। देखिए, इटली की वास्तुकला के नमूने हमें गिरजाघरों, राजमहलों और किलों के रूप में मिलते हैं, जैसे कि रोम का सेंट पीटर गिरजाघर, लंदन का सेंट पॉल गिरजाघर, वेनिस का सेंट मार्क गिरजाघर,
स्पेन का राजमहल, जर्मनी का हेडेलबर्ग किला इत्यादि प्रसिद्ध है। ये सभी आकर्षक कृतियाँ इटली के कारीगरों की उत्कृष्ट कला का नमूना है कि ये जो बनाए गए हैं इतने सुंदर कृतियाँ हैं वो सब की सब इटली के कारीगरों ने इसको बनाया है, नायाब नमूने जिसे हम कह सकते हैं। परंतु इस्लामी वास्तुकला के अंतर्गत मस्जिदों और मकबरों और दरगाहों के निर्माण पर अधिक जोर दिया गया। ये धर्म के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं कि जैसे इटली या यूरोपीय जो देश थे वहाँ पर जो है ईसाई जगत था, तो ईसाई जगत में प्रभु यीशु और उनसे संबंधित जो है धार्मिक स्थान है वो बनाए गए, राजमहल है उनकी झलक मिली। और वहीं जो है इस्लामी वास्तुकला है उसमें जो है इस्लाम धर्म था और इस्लाम धर्म के कारण वहाँ इस्लाम संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति की झलक हमें दिखाई देती है। इटली की वास्तुकला के नमूने क्लासिकी शैली, क्लासिकल स्टाइल जिसे हम कह सकते हैं, पुरानी जो है प्राचीन रोम की कला या फिर कह सकते हैं यूनानी कला के आधार पर बनाए गए। प्रत्येक भवन को विभिन्न प्रकार के चित्रों, मूर्तियों और विभिन्न प्रकार की आकृतियों से सजाया गया। जब भवन बनाए गए, जब महल, गिरजाघर इत्यादि बनाए गए तो उसमें पुरानी प्राचीन परंपरा के अनुसार चित्र और मूर्तियां इत्यादि उसमें लगाई गई, विभिन्न आकृतियां हैं उसमें सजाई गई। इस्लाम वास्तुकला के नमूनों में इस प्रकार के चित्र और मूर्तियां और विभिन्न प्रकार की आकृतियों का कोई चिन्ह है वो नजर नहीं आता है। सजावट के लिए उन्होंने ज्यामितीय डिजाइनों और पत्थर की पच्चीकारी के काम का सहारा लिया है इस्लामी वास्तुकला के अंतर्गत। तो वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, चित्र है, ये जो मानवीय चित्र वगैरह हैं उनसे संबंधित आकृतियाँ नहीं मिलती। इसके पीछे इस्लाम में कारण भी है कि पैगंबर मोहम्मद जो कि इस्लाम के धर्म गुरु माने जाते हैं, प्रथम खलीफा माने जाते हैं, उनके अनुसार या कुरान शरीफ के अनुसार ये कहा गया है कि इस्लाम में जो ईश्वरकृत जो कृतियाँ बनाई गई है जिसे मानव वगैरह, तो ये ईश्वर द्वारा बनाई गई आकृतियाँ हैं, तो इसमें मानव अपना फेरबदल नहीं कर सकता। तो उन्होंने मानवीय चित्रों को न बनाकर जो है ज्योमेट्रीय डिज़ाइनों को उन्होंने जो है अपने इस्लामी जगत में मस्जिदों, मकबरों और दरगाहों के अंदर इसको बनाया है। इसके अलावा इस्लाम के अंदर ऊंची मीनारों और खुले आंगनों का प्रयोग इसे इस्लामी भवनों में नजर आता है, इटली की वास्तुकला के नमूनों में नहीं। मीनार यानी जो कोई भी मस्जिद वगैरह जो या मकबरा वगैरह जो बनाया जाता है उसके चारों तरफ बड़े बड़े जो है मीनारें इस टाइप से लगी होती हैं, गुम्बद टाइप के, और उसकी आकृतियाँ इस टाइप से होती हैं। तो ये इस तरह की इस्लाम के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं वो दिखाई गई है। तो इटली और इस्लामी वास्तुकला में दोनों में अपनी अपनी धर्म के अकॉर्डिंग और अपनी अपनी कला और संस्कृति के अकॉर्डिंग है उसमें चेंजेज है और बदलाव है। तीसरा प्रश्न आपका है कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ। इतालवी शहर से तात्पर्य है इटली के शहरों में ऐसा क्यों हुआ। तो हम प्रश्न को समझते हैं। देखिए, पुनर्जागरण द्वारा लाए गए मानवतावादी विचारों ने कि इटली में सबसे पहले प्रारंभ होने के पीछे मुख्य कारण थे। पहला कारण देखिए कि कुस्तुनतुनिया पर 1453, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ। ये बहुत बार प्रश्न आपका आ चुका है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्कों का अधिकार हो गया और उनसे आतंकित होने वाले विद्वानों ने इटली में जाकर बसना सुरक्षित समझा कि वहाँ पर जब इस्लामी जगत के लोग आ गए तो ऐसे में वहाँ पर जो विद्वान थे वो सब भागकर इटली में आकर उन्होंने अपनी जान बचाई और यहाँ आकर बस गए। वहाँ जाकर उन्होंने प्राचीन यूनानी और रोमन ज्ञान और मानवतावाद का प्रसार किया और इस प्रकार पुनर्जागरण लाने में इनका काफ़ी सहयोग या सहायता रही। याद रहे, कुस्तुनतुनिया से इटली ही सबसे निकटतम प्रदेश था जहाँ विद्वानों को शरण मिल सकती थी। तो कुस्तुनतुनिया पर जब अत्याचार हो रहे थे ऐसे में जो विद्वजन थे वो अपनी बहुत सारी पांडुलिपियाँ, अपनी हस्तलिखित कृतियाँ, अपने जो ग्रंथ साहित्य जो उन्होंने लिखा था वो सारा का सारा वो अपने साथ लेकर आए थे। और जब वो इटली के शहरों में बस गए तो यहाँ पर उन्होंने अपना साहित्य तो लाया ही लाया, इसके साथ ही यूनानी और रोम की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित जो भी उन्होंने प्राचीन साहित्य था उसको पुनर्जीवित किया और इस प्रकार से पुनर्जागरण में उन सबका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इटली के नगरों में सामंतवाद का ह्रास हो जाने और स्वतंत्र नगरों की स्थापना हो जाने से पुनर्जागरण या मानववादी विचारधारा लाने में बहुत सहायता मिली। कि इटली के अंदर सामंतवाद यानी शासक वर्ग, ठीक है, या शासक वर्ग के अधिकारी
तो यहाँ पर इटली के नगरों में ऐसा नहीं था। कारण क्या था कि इटली में ऐसे तो यूरोप जगत में सब जगह राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र के साथ ही आधिकारिक समूह भी थे, लेकिन फिर भी इटली के नगर जिसमें फ्लोरेंस है, वेनिस है, इसके अलावा रोम था, तो ये सारे ऐसे नगर थे जहाँ पर जिनेवा, तो ये ऐसे नगर थे जहाँ पर अभिजात वर्ग की स्थान पर जो मुख्य रूप से जो थे वो थे व्यापारिक वर्ग। ठीक है, तो व्यापारिक वर्ग का बाहुल्य था। व्यापारिक वर्ग, धनी वर्ग, तो ये सब ऐसे लोग थे जो कि मुख्य रूप से यात्राओं पर जाते थे या व्यापारिक जगत से जुड़े हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर सामंतवाद है वो घटने लगा था और स्वतंत्र नगरों की स्थापना जब हुई तो मानववादी विचारधारा भी बहुत ज़्यादा पनपने लगी थी। तीसरा पॉइंट है कि इटली के लोग जहाँ शासक वहाँ आकर बसने वाले विद्वानों, कलाकारों और साहित्यकारों का बड़ा आदर करते थे। कि जो बाहर से जो विभिन्न विद्वान आए थे, जो साहित्यकार थे, जो कलाकार थे, वहाँ के शासकों ने, वहाँ के सामंत वर्ग ने, वहाँ के अभिजात वर्ग ने, वहाँ के व्यापारिक वर्ग ने उन सब विद्वानों, कलाकारों और साहित्यकारों को शरण दी, अपने यहाँ आश्रय दिया, उनके ऊपर धन खर्च किया, उनका आदर और सम्मान दिया, उन्हें संरक्षण दिया। तो इस प्रकार यूनानी विद्वानों ने वहाँ आकर ज्ञान व विज्ञान के प्रसार में से पुनर्जागरण लाने में बहुत सहायता की। तो विद्वजन जिनको इन सब की आवश्यकता थी, सहायता और संरक्षण की आवश्यकता थी, और यहाँ के लोगों ने उनको सहायता और संरक्षण दिया। तो इसके कारण जब पुनर्जागरण हुआ तो इन विद्वानों का महान योगदान है इसमें रहा। उन्होंने ही मानव को संसार की सबसे उत्तम कृति माना। यानी संसार के अंदर अनेक प्रकार के प्राणी हैं, लेकिन मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी इस संसार के अंदर है, और मानवतावादी विचार के प्रसार में इनका सहयोग है वो रहा। तो ये थे मुख्य बिंदु इसके कि किस प्रकार से इतालवी शहरों में मानववादी दृष्टिकोण पनपा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि चौथा प्रश्न आपका कि वेनिस, जो कि इटली का शहर है, वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। इटली और फ्रांस दोनों अलग अलग देश है। फ्रांस अपने आप में एक अलग देश है और वेनिस है जो इटली का शहर है, और वहाँ पे एक अच्छी सरकार, दोनों के विचारों में बताना है हमें कि दोनों की लिए अच्छी सरकार की क्या परिभाषा थी, कैसी सरकारें थी वहाँ पे। वेनिस की प्रशासन व्यवस्था देखिए, समझते हैं वेनिस की प्रशासन व्यवस्था कि वेनिस इटली का एक नगर राज्य था जहाँ एक गणतंत्रीय सरकार की 15वीं शताब्दी के आरंभ में स्थापना हो चुकी थी। गणतंत्रीय सरकार जिसमें जनता को मान्यता मिली, और वहाँ धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। यहाँ धर्माधिकारी यानी जो धर्मगुरु, जो चर्च और गिरजाघर में जिनका बोलबाला था, तो उनका, और इसके अलावा राजनीतिक वर्ग में सामंत वर्ग या शासक या प्रशासक वर्ग ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि अभिजात व्यापारिक वर्ग यहाँ पर जो है शक्तिशाली थे। और इसी के आधार पर उन्होंने गणतंत्रीय सरकार की स्थापना है 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में की। वह नगर के धनी व्यापारी और महाजन लोग नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, यानी इनका बोलबाला था। एक समकालीन लेखक जिसका नाम है कार्डिनल गैस्पारो कॉन्टेरिनी, जिनका समयकाल है 1483 से 1542 के अनुसार नगर का संपूर्ण अधिकार एक ऐसी परिषद के हाथ में था जिसके सारे सदस्य नगर के सम्भ्रांत वर्ग के 25 वर्ष से अधिक आयु वाले थे। यानी उस परिषद के अंदर जो भी विद्वजन होता था या उस समय की जो नियमावली थी उसके अनुसार कोई भी 25 वर्ष से अधिक आयु वाला सदस्य है वो इसके अंदर शामिल हो सकता था, सम्भ्रांत वर्ग के अंदर शामिल हो सकता था। इस प्रकार वेनिस में शासन की बागडोर साधारण नागरिकों के हाथ में थी। इसका कारण था कि व्यापारिक जगत और अभिजात वर्ग का बोलबाला। ठीक है, अब फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसी थी देखिए। फ्रांस की सरकार की दोनों में तुलना समझें तो कि फ्रांस की प्रशासन व्यवस्था इसके बिल्कुल विपरीत थी। वहाँ के विभिन्न शासक जिसमें चार्ल्स प्रथम, लुई 12वां, फ्रांसिस प्रथम, लुई 13वां, लुई 14वां, 1614 जिसका समयकाल है 1643 से 1775 आदि, सब ये अलग अलग हैं। सबके सब एक दूसरे से बढ़कर निरंकुशवादी थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रांस में क्या था, राजतंत्र था और यहाँ पर विभिन्न शासक थे। तो ये सब निरंकुश थे जो राजा के देवी अधिकारों में विश्वास रखते थे। देवी अधिकार यानी राजा है वो देव प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया है और ईश्वर उसके अंदर, राजा के अंदर निवास करता है। और उनकी मान्यता के अंदर की राजा है जो इस पृथ्वी पर भेजा गया है वो ईश्वर का ही समकक्ष है, तो उसे राजा को देवता के समान है वो माना जाए, उसकी हर बात पर विश्वास किया जाए, उसके आदेशों की पालना की जाए। ये थे देवी अधिकार।
और वो इसी मान्यता में विश्वास रखते थे। लुई 14वां तो यहाँ तक कहता था कि मैं ही राष्ट्र हूँ, यानी मैं ही राष्ट्र हूँ, मैं ही राज्य हूँ और मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और इस आधार पे उसकी किसी भी बात की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में लोगों के हाथों में किसी प्रकार के अधिकारों को दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता, यानी कि जहाँ निरंकुशता इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हो तो वहाँ पे आम लोगों का कोई प्रश्न नहीं रहता या आम लोगों को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। लुई 14वें ने तो अपने शासनकाल में पार्लियामेंट को कभी नहीं बुलाया, यानी एस्टेट्स जनरल जो कि फ्रांस की पार्लियामेंट थी वहाँ पर उसने कभी इसको नहीं, बल्कि उसके अपने ही जो नियम है वो वहाँ पर चलते थे। उसने कभी भी किसी से सलाह लेना भी उचित नहीं समझा। तो ये था जो है वेनिस और फ्रांस की सरकार, या दोनों में तुलना, या इटली और फ्रांस दोनों में कितना फर्क था। अब है मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे। पांचवा प्रश्न आपका, अभिलक्षण यानी कि कह सकते हैं गुण, या एक तरह से कह सकते हैं कि प्रभाव या उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि मानवतावादी विचारधारा, मानववाद वह विचारधारा जिसमें मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, मानवीय जीवन और मानवीय सुख के ऊपर है वो बल दिया जाने लगा था। दूसरा है कि मानव धर्म और ईश्वर के लिए न होकर अपने लिए भी है। ये सब तथ्य अब स्पष्ट होने लगा था कि उससे पूर्व मानव को अंधविश्वासी बना दिया गया था और उसके ये कहा गया था कि वो अधिक से अधिक अपने शरीर को तपाएं, गलाएं, दान दे इत्यादि। लेकिन अब चूंकि मानववादी दृष्टिकोण आ चुका था तो लोगों की धारणाएं बदल रखी थी। अब वो धर्म के साथ साथ अपने आप को भी महत्व देने लगा था, अपने सुखवादी रवैये को मानने लगा था, जीवन के जो भौतिक सुख है उनको भी वो मानने लगा था। आसपास में प्राकृतिक सौंदर्य, अपने आसपास में नर नारी का सौंदर्य, तो हर सौंदर्य को वो देखकर अभिभूत होने लगा था और उसके साथ ही उसको ग्रहण करने लगा था। तीसरा पॉइंट है कि मानववाद में या मानवतावाद में इस बात पर जोर दिया जाता है कि मानव जीवन का अपना विशेष महत्व है, यानी मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है और ऐसे में मानव जीवन को भरपूर जीना चाहिए। चौथा कि मनुष्य का आदर सम्मान होना चाहिए। मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम कृति है, तो ऐसे में हर मनुष्य का आदर होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसके जीवन को सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए और मानव संबंधी समस्याओं का हल भी किया जाना चाहिए। फिर पांचवा पॉइंट है कि पुनर्जागरण काल के महान कलाकारों की कृतियों, जिसमें रफेल के चित्र, माइकल एंजेलो की मूर्तियाँ और जीसस का मानव शिशु के रूप में और मैरी की को वात्सल्यमयी माता के रूप में चित्रित किया गया। देखिए, ये उस समय के महान कलाकार थे, रफेल, माइकल एंजेलो एक मूर्तिकार थे और जीसस, जिन्होंने जीसस यानी प्रभु यीशु को एक शिशु के रूप में भी बताया है और माता जो मैरी है, मैरी को की गोद में जो है प्रभु यीशु को जो है मृत्यु के पश्चात जब सोते हुए दिखाया तो माता मैरी का जो वात्सल्यपूर्ण चित्र जो बनाया गया है, जिसमें जो कि माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कृति है द पाइटा। ठीक है, वो पाइटा जिसने रातों रात माइकल एंजेलो को प्रसिद्धि प्रदान कर दी थी या प्रसिद्ध कर दिया था। तो इस प्रकार से द पाइटा के माध्यम से ये ऐसे ऐसे चित्र थे, ऐसे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार के चित्रों को बताया और साथ ही साथ इन रचनाओं में प्राचीन धार्मिक भावनाओं का रूप देखने को नहीं मिलता है। मोनालिसा जो कि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई कृति चित्र था, जो कि उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे जाने माने, द लास्ट सफर उनका ही है। और मैडोना आदि इस काल की प्रसिद्ध मानववादी रचनाएं मानी जाती हैं। पुनर्जागरण काल के महान साहित्यकारों के अंदर नाम आता है शेक्सपियर, दाते आदि ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव की भावनाओं, दुर्बलताओं और शक्तियों का विवेचन किया। उन्होंने धर्म और ईश्वर के स्थान पर मानव को अपनी रचनाओं का विषय बनाया कि उन्होंने जो ऐसे विद्वान थे जो शेक्सपियर, दाते इत्यादि, तो इन्होंने भी मानव के सुख दुख और उनको अपनी रचनाओं में भावनाओं, दुर्बलताओं और शक्तियों को इसमें डाला है। द डिवाइन कॉमेडी और यूटोपिया, हेलमेट आदि काल की प्रसिद्ध मानववादी साहित्य रचनाएं हैं वो मानी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है छठा कि 17वीं शताब्दी के यूरोपीय को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उसका एक सुचिंतित कारक भी दीजिए। पुनर्जागरण ने प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर कसने की जिस धारणा को जन्म दिया
उसके परिणाम स्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। वैज्ञानिकों ने अब बिना किसी डर के प्रेक्षण और प्रयोग की विधियों को प्रयोग में लाना शुरू कर दिया। जब तर्क की कसौटी पर कसकर हर चीज़ को देखा जाने लगा, परखना जाने लगा, समझा जाने लगा, तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विधियों को प्रयोग में लाया, यानी प्रयोग के आधार पर उनका अनुसंधान करके उस चीज़ को मानना या न मानना, उस आधार पर उन्होंने आविष्कार करने शुरू किए। उस चीज़ को तर्क की कसौटी पर कस के उससे प्रयोग में लाना शुरू किया। अब मध्ययुग का वह सिद्धांत कि पृथ्वी विश्व का केंद्र है आलोचना का एक बड़ा विषय बन गया। उससे पूर्व मध्यकाल में जो पोप या पादरी या जो धर्म गुरु थे, उन्होंने ये बोला था कि पृथ्वी है वो पापों से भरी हुई है, इसलिए वो भारी है और एक ही जगह पर स्थिर है, और इस ब्रह्मांड के सारे ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते। लेकिन ये सत्य नहीं था, बल्कि कोपरनिकस, जोहानस केपलर, इसके अलावा न्यूटन और गैलीलियो गैलीली जैसे अनेक विद्वजन आए और कोपरनिकस ने अपना सिद्धांत दिया कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है या भारी है, इसलिए नहीं, बल्कि पृथ्वी जो है भी सूर्य के चारों और अन्य ग्रहों की तरह ही जो है चक्र लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार में। और फिर गैलीलियो गैलीली और अन्य विद्वजन थे, उन्होंने उनकी बात का समर्थन किया। उनके शिष्य जोसिम रिटिकस जो है कोपरनिकस का शिष्य था, उन्होंने उनकी पांडुलिपि को प्रकाशित उनकी मृत्यु के पश्चात करवाया। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न विद्वान जो केपलर इत्यादि थे, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी एक छोटा सा उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। वेलेसियस, जो कि उस समय के चिकित्सक कह सकते हैं, उन्होंने शल्य क्रिया के माध्यम से चीरफाड़ के आधार पर मानव शरीर को ठीक ठाक वर्णन किया, यानी उन्होंने उस समय उन्होंने शल्य क्रिया या ऑपरेशन करना जो है सीखा और उसके आधार पर उन्होंने मानव शरीर को समझने का प्रयास है वो किया। हार्वे ने अनेक प्रेक्षण और प्रयोग करके इस बात की खोज की कि हमारे शरीर में रक्त संचार कैसे होता है। अरबी संख्याओं ने, जो अरब वालों ने भारतीयों से सीखी थी, यूरोप वालों को रोमन गिनती और गिनतार से जो बड़े कठिन थे छुटकारा दिलाया। जो कि हम रोमन लैंग्वेज देखते हैं तो रोमन लैंग्वेज के अंदर जैसे संख्या लिखी जाती 1 2 3 4, तो इस प्रकार की ये आंकड़े होते हैं। लेकिन बाद में जो है अरबी लोगों ने जो है दूसरी जो संख्या है भारतीय आंकड़े, जिसमें हमारी जो आंकड़े थे, इस प्रकार के आंकड़े जो है वो उन्होंने वहाँ तक भेजे। अरबी वालों ने जो भारतीयों से सीखी थी उस कला को उन्होंने यूरोप वासियों को भी दिया। इस तरह हिसाब किताब का काफ़ी अंतर कम हो गया। इस प्रकार शंका, प्रेक्षण और प्रयोग के ढंग अपना कर पुनर्जागरण की बड़ी देन है। मानव ने अपने ज्ञान में काफ़ी वृद्धि की इस दौरान, और नए नए समुद्री मार्गों की खोज भी हुई, और फिर इस प्रकार नए नए देशों से पता चलने से यूरोप वासियों को विश्व अलग प्रकार से लगने लगा था। उससे पहले जो है समुद्री मार्गों की खोज नहीं हुई थी और लोगों को लगता था कि सिर्फ यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, ये 2-3 महाद्वीप ही है, एशिया ये 3 महाद्वीप ही है, संसार के अंदर अन्य कोई महाद्वीप नहीं है, और प्रशांत महासागर ही है, अटलांटिक और प्रशांत। लेकिन बाद में जब खोज हुई तो विभिन्न जो है यात्री जब दुस्साहसिक यात्राओं पे निकले तो उन्होंने उस खोज के आधार पे बताया कि विश्व में 7 महाद्वीप है और महासागर है। ठीक है, तो अब लोगों की सोच में परिवर्तन आने लगा था। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कभी कभी इस एक नंबर के प्रश्न आते हैं आपके कि यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए थे, जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि इटली, जापान, रूस और मिस्र। तो हमें देखना है कि देखिए जापान और रूस एशियाई देश है, मिस्र अफ्रीका का देश है, तो यूरोप में इटली ही एकमात्र है जो इटली के अंदर जो है विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका कि एक चर्चित कलाकार पूछा गया है। तो कोपरनिकस देखें तो कौन है, एक वैज्ञानिक है। मार्टिन लूथर जो कि धर्म ग्रंथ जिन्होंने प्रोटेस्टेंटवादी धर्म चलाया था, मार्टिन और लूथर दोनों अलग अलग दे दिए। तो हम देख सकते हैं कि कलाकार कौन है, लियोनार्डो दा विंची, जिसने मोनालिसा जो है प्रसिद्ध चित्र बनाया था, और इसके अलावा जो है द लास्ट सपर चित्र उन्होंने बनाया। तो यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विंसी, यहाँ पे लिखा है तो विंची भी मिलता है और विंसी भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट सपर चित्र का निर्माण वर्ष कब माना जाता है, तो लास्ट सपर चित्र का जो निर्माण वर्ष है वो 1495 के अंदर माना जाता है, 1495 या 1495। ठीक है, नेक्स्ट 95 थीसिस की रचना
कब हुई थी? तो 95 थीसिस की रचना है वो मार्टिन लूथर द्वारा लिखी गई है, 95 थीसिस, ठीक है, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन है वो चलाया था। तो यहाँ पर लूथर कर देंगे हम। मार्टिन लूथर। और इसकी जो रचना है वो 1517 के अंदर हुई थी, ठीक है, 95 थीसिस। फिर एक कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा? बहुत ही जाना माना प्रश्न है और जीके में भी पूछा जाता है। तो कोलंबस ने अमेरिका की यात्रा पर निकला था, अटलांटिक पार करके। उसने 2 जहाज थे उस समय, अपने 40 नाविकों के साथ कोलंबस जब यात्रा पर निकला था, और उसके 2 जहाज थे, नीना और पिंटा, ठीक है, नीना और पिंटा, और एक था सांता मारिया, सांता मारिया, जो कि पूरा नाम है सांता मारिया, और नीना पिंटा, और अपने 40 नाविकों के साथ है 2 अलग अलग जहाज़ों में निकला था। और फिर जब वो अमेरिका पहुंचा तो उस समय का समयकाल है 1492, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इटली में नहीं है? तो यहाँ पर आया है, विश्वविद्यालय का नाम है एक तो पादुआ, तो यहाँ यादवा लिखा है तो उसका नाम था पादुआ, और बोलोनिया और बनारस और फ्लोरेंस। तो हम देख सकते हैं पादुआ, बोलोनिया और फ्लोरेंस तीनों के तीनों जो है इटली के शहर है। तो बनारस है वो नहीं है, क्योंकि बनारस भारत के अंदर है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा कि विश्वविद्यालय इटली में नहीं है, तो आपको लिखना है बनारस। नेक्स्ट है, वेनिस के राष्ट्रमंडल की परिषद में सदस्यों की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वेनिस के राष्ट्रमंडल के अंदर सदस्यों की आयु कम से कम जो है 25 वर्ष होना आवश्यक था। तो उस आधार पे वो सम्रांत वर्ग में शामिल हो सकता था। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जोहानस केपलर कौन था? तो जोहानस केपलर एक खगोलशास्त्री थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कि मार्टिन लूथर के आंदोलन का क्या नाम था? तो बहुत ही जो है फेमस आंदोलन था मार्टिन लूथर का, जो कि कैथोलिक धर्म सुधार के विपरीत हुआ था, जिस आंदोलन का नाम है प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन या प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन, ठीक है। तो ये था मार्टिन लूथर का आंदोलन। तो ये थे हमारे कुछ मुख्य प्रश्न और पाठ्यपुस्तक के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको समझ में आएंगे। धन्यवाद।